नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10 का विषय सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सत्र 2026-27 यानी कि 2026 में हो रहे अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि टर्मिनल 1 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो कि तुम्हारी परीक्षा में बार बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें पहला सेक्शन पूछा है सेक्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू टाइप के सवाल। जहाँ पे पहला प्रश्न तुम्हें पूछा है यंग इटली नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन क गैरीबाल्डी, ऑप्शन ख जिउसेppe मैत्सिनी, ऑप्शन घ काउंट काउर, ऑप्शन घ बिस्मार्क। तो बच्चों यंग इटली नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया गया था किसके द्वारा? जिउसेppe मैत्सिनी के द्वारा। तो इस तरह से प्रश्न एक का ऑप्शन नंबर ख इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगला सवाल पे, सवाल नंबर 2 में। तो सवाल नंबर 2 में तुम्हें पूछा है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को अमृतसर में घटित हुआ था? ऑप्शन का 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन ख 10 मार्च 1919, ऑप्शन घ 15 अगस्त 1920, ऑप्शन घ 26 जनवरी 1921। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर क यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस तरह से प्रश्न सेकंड का ऑप्शन नंबर क इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगला सवाल पे, सवाल नंबर थर्ड में, जहाँ पे तुम्हें पूछा है कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी मृदा मानी जाती है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन ख काली मृदा, ऑप्शन घ लाल एवं पीली मृदा, ऑप्शन घ लेटेराइट मृदा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ख यानी कि कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा काली मृदा को मानी जाती है। तो इस तरह से प्रश्न थर्ड का ऑप्शन नंबर ख इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगला सवाल पे, सवाल नंबर 4 में, जहाँ पे तुम्हें पूछा है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन क डच, ऑप्शन ख फ्रेंच, ऑप्शन घ जर्मन, ऑप्शन घ अंग्रेजी। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों 80% लोग कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रेंच भाषा बोलते थे बेल्जियम में। तो इस तरह से प्रश्न 4 का ऑप्शन नंबर ख इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगला सवाल पे, सवाल नंबर 5 में, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारत में मुद्रा यानी कि करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकृत अधिकार किस संस्था के पास है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन ख भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन घ वित्त मंत्रालय, ऑप्शन घ नीति आयोग। तो बच्चों भारत में नोट जारी करने का अधिकृत अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार है बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पास अधिकार है नोट छापने का। तो इस तरह से प्रश्न 5 का ऑप्शन नंबर ख इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगला सवाल पे, सवाल नंबर 6 में, जहाँ पे तुम्हें पूछा है जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान समय में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्रक कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों जीडीपी में वर्तमान समय में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्रक है कौन सा? तृतीयक क्षेत्रक यानी कि सेवा क्षेत्र। तो इस तरह से प्रश्न 6 का ऑप्शन नंबर ग इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी में अपने छापेखाने में सबसे पहली कौन सी पुस्तक छापी थी? ऑप्शन क कुरान, ऑप्शन ख बाइबिल, ऑप्शन घ गीता, ऑप्शन घ डिवाइन कॉमेडी। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ख यानी कि सबसे पहले कौन सी पुस्तक छपी गई थी? तो वह थी बच्चों बाइबिल। तो इस तरह से प्रश्न 7 का ऑप्शन नंबर ख इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो जहाँ पे पहला तुम्हें प्रश्न पूछा है सतत पठनीय विकास से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है तथा भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता से कोई समझौता नहीं करता, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी कि बच्चों इसको आसान भाषा में कहें तो ऐसा विकास बच्चों
जिससे कि पर्यावरण को ना नुकसान हो और भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता यानी कि जो हमारे आने वाली पीढ़ियों की जो आवश्यकता है, वो भी पूरा हो। ऐसी विकास को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अब आते हैं सेकंड प्रश्न पे जहाँ पे तुम्हें पूछा है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस क्यों लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसक भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। यह हिंसक घटना से आहत लेकर गांधी जी ने आंदोलन तुरंत वापस ले लिया था। यानी कि बच्चों चौरी चौरा नामक में स्थान पे एक क्या था? चौरी चौरा नामक स्थान पे एक पुलिस थाने था, जहाँ पे आंदोलनकारियों ने क्या किया था? वहाँ के थाने को ही जला दिया था, जिससे क्या हुआ कि वहाँ के 22 पुलिसकर्मी मर गए। तो इस तरह से बच्चों क्या हुआ? हिंसक आंदोलन हो गया, जो कि असहयोग आंदोलन था लेकिन हिंसक आंदोलन में बदल गया। इसीलिए गांधी जी ने उसे तुरंत वापस ले लिया। तो इस तरह से तुम्हें बच्चों प्रश्न सेकंड का उत्तर लिखना है। अब आते हैं प्रश्न थर्ड पे जहाँ पे तुम्हें पूछा है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? कोई 2 कारण लिखिए। पहला कारण है बच्चों युक्तिपरक कारण, यानी कि यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव, तनाव और गृहयुद्ध के अंदेशों को कम करती है। यानी कि बच्चों सत्ता का बंटवारा इसलिए आवश्यक है, अगर बच्चों किसी एक के हाथ में सारी शक्ति आ जाएगा तो वो क्या करेगा? जो मर्जी वो करेगा। इसीलिए बच्चों क्या ये सत्ता की साझेदारी करना बहुत आवश्यक है। सेकंड है नैतिक कारण। नैतिक कारण यह है बच्चों सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र में प्रभावित होने वाली जनता को निर्णय की प्रक्रिया में भागीदारी बनाना अनिवार्य है। यानी कि बच्चों नैतिक कारण ये है कि सत्ता की साझेदारी में क्या है? लोकतंत्र होता है और लोकतंत्र में क्या होते हैं? जनता शामिल होते हैं, जनता सरकार चुनते हैं और अंतिम निर्णय निर्णय क्या होता है? जनता के पास ही होता है। क्योंकि अगर इस बार कोई नेता क्या खराब काम किया, तो क्या अगली बार उसे चुनेंगे? नहीं चुनेंगे। इसीलिए अंतिम निर्णय बच्चों किसके पास होता है? जनता के पास होता है। तो इस तरह से तुम्हें प्रश्न 3 का उत्तर लिखना है। अब आते हैं प्रश्न 4 पे जहाँ पे तुम्हें पूछा है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के 2 मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो 2 मुख्य उद्देश्य है, पहला बच्चों जल विद्युत के बड़े पैमाने का उत्पादन करना, यानी कि बहुउद्देशीय नदी मतलब ऐसा नदी बच्चों जिसका उपयोग हम बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय नदी कहते हैं। जिसका पहला काम है बच्चों क्या? जल विद्युत उत्पादन करना, यानी कि बच्चों बहुउद्देशीय नदियों से हम लोग क्या करते हैं? बिजली उत्पादन कर सकते हैं। सेकंड कारण है बच्चों कृषि फसलों की सिंचाई हेतु नहर प्रणाली विकसित करना तथा विनाशकारी बाढ़ पर प्रभावी नियंत्रण पाना। यानी कि बच्चों बहुउद्देशीय नदी से हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। नहर के माध्यम से बच्चों बहुउद्देशीय नदी से हम लोग बहुत दूर से दूर क्या ले जा सकते हैं? पानी ले जा सकते हैं और दूर से दूर पानी ले जाएँगे और वहाँ क्या करेंगे? हम लोग खेती कर सकते हैं। और सेकंड है बच्चों ये बाढ़ से भी राहत दिलाता है। जैसे कि मान के चलो किसी नदी में हम लोग क्या बनाएँ? बहुउद्देशीय नदी बनाएँ। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी बनाए किसी नदी पे, तो वहाँ पे क्या तेज़ धारा आती है, उसको क्या करता है ये? रोकता है, फिर धीरे-धीरे उसी पानी को छोड़ा जाता है, जिससे कि क्या बाढ़ जैसी समस्या का समाधान होता है। तो इस तरह से तुम्हें प्रश्न 4 का उत्तर लिखना है। अब आते हैं प्रश्न 5 पे जहाँ पे तुम्हें पूछा है, साख यानी कि ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत में क्या अंतर है? तो औपचारिक स्रोत ये बैंक एवं पंजीकृत सहकारी समितियाँ हैं, जो उचित ब्याज दर लेती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के कड़े नियंत्रण में कार्य करती है। तो जो औपचारिक स्रोत होता है बच्चों, ये क्या होती है? बैंक होता है या फिर पंजीकृत सहकारी समिति होता है। यानी कि ऐसी समिति बच्चों जो क्या है? सरकार से मान्यता है और ये लोग क्या रहता है? उचित ब्याज लेते हैं। यानी कि ये अपना मनमर्जी से किसी के ऊपर ज़्यादा ब्याज, किसी के ऊपर कम ब्याज, इस तरह से नहीं ले सकते हैं। इसका एक फिक्स रहता है इंटरेस्ट और यह क्या रहता है? ये भारतीय रिज़र्व बैंक का भी नियमों को क्या करता है? पालन करता है। और सेकंड है अनौपचारिक स्रोत। ये साहूकार, व्यापारी, मित्र एवं रिश्तेदार है, जो मनमाना उच्च ब्याज वसूलते हैं और इन पर किसी सरकारी संस्था का नियंत्रण नहीं होता है। और अनौपचारिक स्रोत बच्चों क्या है? जैसे कि हम लोग अपना मित्र से लेते हैं, साहू लोग से जो पैसा लेते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? अनौपचारिक स्रोत है। इसमें किसी सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है। इसमें वो लोग जितना ब्याज चाहेगा उतना ले सकता है। तो इस तरह से अनौपचारिक और औपचारिक स्रोत के बारे में तुम्हें लिखना है। अब आते हैं प्रश्न 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, बहुदलीय व्यवस्था किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए।
तो वह लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें 2 से अधिक राजनीतिक दल सत्ता के लिए चुनावी प्रतिस्पर्धा करते हैं और स्वतंत्र रूप से या अनेक दलों के साथ संगठन बनाकर सरकार बनाते हैं, उसे बहुउद्देशीय या फिर बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। यानी कि क्या होता है बच्चों, बहुत सारे पार्टियाँ क्या होती है, मिलकर चुनाव लड़ते हैं। जैसे कि कांग्रेस के पास है, कांग्रेस मिला हुआ है, फिर कांग्रेस, फिर हुआ बच्चों क्या, कांग्रेस हुआ, फिर यहाँ पे झारखंड में हुआ और क्या जेएमएम हुआ, जेएमएम हुआ। इस तरह से 2-3 पार्टी मिल के चुनाव लड़ते हैं, तो इसी को बहुउद्देशीय या फिर बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। अब आते हैं अगला सवाल पे, सवाल नंबर 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है वैश्वीकरण की परिभाषा लिखिए। तो विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्तर पर तीव्र एकीकरण और परस्पर जुड़ाव की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। इसके माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं, निवेश एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्बाध आदान प्रदान होता है। यानी कि बच्चों वैश्वीकरण उसे कहते हैं बच्चों जिसमें विभिन्न देश यानी कि एक देश दूसरे देश से आर्थिक यानी कि बच्चों वस्तुओं का लेन-देन करता है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक का भी आदान-प्रदान होता है, जिससे क्या होता है, इकोनॉमिक बढ़ता है। सारे देशों के बीच क्या होता है, इकोनॉमी बढ़ता है। तो इसी को हम लोग बच्चों वैश्वीकरण कहते हैं। अब आते हैं अगला सवाल पे, सवाल नंबर 1 पे, जो कि तुम्हारा है लघु उत्तरीय प्रश्न, जहाँ पे पहला प्रश्न तुम्हें पूछा है इटली के एकीकरण के काउंट काउर तथा ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए। और इसका ख पार्ट में तुम्हें पूछा है मुद्रण क्रांति ने यूरोप के धार्मिक सुधार आंदोलन को किस प्रकार गति प्रदान की। तो इस पहला का उत्तर लिखो बच्चों, इटली के एकीकरण में योगदान। तो काउंट काउर पिडमोंट और सार्डिनिया के प्रधानमंत्री काउर ने कूटनीतिक सूझबूझ से 1859 में फ्रांस के साथ गठबंधन कर शक्तिशाली ऑस्ट्रेलियाई सेना को पराजित किया और उत्तरी इटली को मुक्त कराया। सेकंड है ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, उसने रेड शर्ट यानी कि लाल कुर्ती नामक एक सशस्त्र स्वयं सेवकों की सेना तैयार की तथा 1860 में दक्षिण इटली व 2 सिसिलियों के राज्य पर विजय प्राप्त कर उन्हें एकीकृत इटली में शामिल किया। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है मुद्रण क्रांति और धार्मिक सुधार। विचारों का तीव्र प्रसार, छापे खाने के आविष्कार के कारण मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस और क्रांतिकारी विचार लैटिन स्थान पर स्थानीय भाषाओं में छपकर जनसामान्य तक बहुत तेजी से पहुँचे। सेकंड है चर्च कुरीतियों पर प्रहार, मुद्रण ने आम जनता को बाइबिल का मूल पाठ खुद पढ़ने और रोमन कैथोलिक चर्च का भ्रष्ट आचरण पर प्रश्न उठाने का साहस दिया, जिससे यूरोप में प्रोटेस्ट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। अब आते हैं सेकंड प्रश्न पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारत में पाई जाने वाली जैव विविधता संरक्षण हेतु आरक्षित वन एवं रक्षित वन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आरक्षित वन, देश में कुल वन क्षेत्र से आधे से अधिक वन आरक्षित घोषित हैं। उन्हें वन्य जीव संरक्षण एवं इमारती लकड़ी के उत्पादन हेतु सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। यहाँ बिना सरकारी अनुमति और मान्य गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। तो इस तरह से पहला पार्ट का उत्तर लिखोगे। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है ऊर्जा के पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक स्रोतों में क्या अंतर है, 2-2 उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर लिखोगे बच्चों, पारंपरिक स्रोत ये ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग सदियों में से किया जाता है और सीमित तथा अनवीकरणीय है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पारंपरिक स्रोत कहते हैं। और गैर परंपरागत स्रोत वे आधुनिक ऊर्जा स्रोत जो नवीकरणीय, पर्यावरण हितैषी और कभी समाप्त ना होने वाली है, इसे हम लोग गैर पारंपरिक स्रोत कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों तुम्हें सारे प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। अगर वीडियो के अंत तक बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।